बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड होंगे पढ़ने के लिए। तो बेटा लास्ट रिलीफ सीजीटी का माशाल्लाह गिफ्ट रिलीफ के बाद ऑब्वियसली एक चैटल्स का छोटा सा टॉपिक है एंड देन द जॉब इज डन अल्हम्दुलिल्लाह। देखते हैं गिफ्ट रिलीफ से और सीजीटी के फौरन बाद इंशाल्लाह एक छोटा सा टॉपिक आएगा माजरत के साथ टैक्स रिड्यूसर्स का। उसके बाद इंशाल्लाह विल स्टार्ट इनहेरिटेंस टैक्स, सेकंड लास्ट टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वेदर टू क्लेम गिफ्ट रिलीफ और नॉट, गिफ्ट रिलीफ ले या ना ले, छोटी सी टैक्स प्लानिंग है, देख लेते हैं व्हाट इट सेज। अगर डोनर को बेटर मिल रहा है, बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ मिल रहा है और डोनी को 10 या 20% टैक्स देना पड़ेगा, तो आप गिफ्ट रिलीफ ना लें। ज्यादा बेहतर है कि डोनर क्या करे, बैटर ले लें, बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ ले लें। ओके, एक ऐसी सिचुएशन डोनर को बैटर नहीं मिल रहा, 10 या 20% देना पड़ेगा टैक्स, और डोनी को बैटर मिल रहा है, तो गिफ्ट रिलीफ लें। दोनों को बैटर मिल रहा है तब भी गिफ्ट रिलीफ ले लें। बस आपको एक छोटा सा पॉइंट देखना, व्हाट इज दैट सर, अगर डोनी को बैटर मिलेगा तो आप गिफ्ट रिलीफ लें, और अगर डोनी को बैटर नहीं मिलेगा तो भाई फिर आपको चाहिए गिफ्ट रिलीफ ना लें, बल्कि डोनर को बैटर ले लेना चाहिए। अब आएगा बेटा इनकॉर्पोरेशन की। When an unincorporated business, sole trader partnership is incorporated, then business gain or loss arises. ठीक है, what is this incorporation relief? जो ऐसा होता है, एक सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप अपने बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट कर सकता है, यस। इंस्टेड ऑफ दिस आप एक और काम भी कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस कंपनी को बेच भी सकते हैं, यस। ऐसी सिचुएशन में आपको इनकॉर्पोरेशन रिलीफ मिलता है। हाउ इनकॉर्पोरेशन रिलीफ वर्क्स, ये बताना आप प्लीज, एक जस्ट हाउ इनकॉर्पोरेशन रिलीफ वर्क्स जाते हैं, पहले इसको समझते हैं फिर ये देखिए। इनकॉर्पोरेशन रिलीफ, बेटा इनकॉर्पोरेशन रिलीफ की अगर बात करें, मैंने आपसे पहले भी कहा था बेटा इनकॉर्पोरेशन रिलीफ हो या कोई भी रिलीफ हो उसी वक्त मिलेगा जब कुछ कंडीशंस पूरी हो। इनकॉर्पोरेशन रिलीफ के लिए जो कंडीशंस हैं, एक है, सब नोट्स में से पढ़ लेंगे, मैं लिखी हुई है, अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस जो ट्रांसफर हो रहा है वो गोइंग कंसर्न वैलिड हो, चलता चलाया बिजनेस कंपनी को ट्रांसफर किया जाए। All of the asset of the business other than cash are transferred to a company, new company or existing company. The consideration received from the transfer of the business must be received wholly or partly in the form of shares in the company. ये सारी कंडीशंस पूरी होंगी तो इनकॉर्पोरेशन रिलीफ ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। यानी कि आप अपना बिजनेस जो कंपनी को ट्रांसफर कर रहे हैं, कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड हो, सारे के सारे एसेट आप ट्रांसफर करें कंपनी को एक्सेप्ट कैश, कंसीडरेशन आप भूली या पार्टली शेयर्स की फॉर्म में लें। अगर ये सारी बातें पूरी होंगी तो ऑटोमेटिकली आपको क्या मिल जाएगा, इनकॉर्पोरेशन रिलीफ मिल जाएगा। हाउ इनकॉर्पोरेशन रिलीफ वर्क्स प्लीज देखिएगा। मिसाल के तौर पे जो भी गेन आया आपके पास, वट एवर द गेन कैश देयर, आप इस गेन में से माइनस करते हैं एक्चुअली इनकॉर्पोरेशन रिलीफ। लेट्स से गेन आया था 1 लाख पाउंड का, इनकॉर्पोरेशन रिलीफ अज्यूमिंग आपको मिला 1 लाख पाउंड का, ये मैं अज्यूम करूं, ओके। अब बेटा इनकॉर्पोरेशन रिलीफ जब आपको मिलेगा तो प्लीज देखिएगा, इसके बाद आप लेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स जो आपको मिली है, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स।
market value of shares. Assuming न्यू ऑर्गेनाइजेशन में जो आपको शेयर्स मिले उसकी मार्केट वैल्यू 2,50,000 और आपको 10,000 शेयर्स मिले लेट से। बेटा उन 10,000 शेयर्स की लेट से मार्केट वैल्यू 250 है, आप इसमें से लेस कर दें इनकॉर्पोरेशन रिलीफ। तो जो शेयर्स आपको मिले उनकी बेस कॉस्ट आ जाएगी। जो मार्केट वैल्यू शेयर्स है 250, इनकॉर्पोरेशन रिलीफ माइनस कर दें, बेस कॉस्ट ऑफ 10,000 शेयर्स आ जाएगी 1,50,000। कल को इन 10,000 शेयर्स को हम बेचेंगे तो उनकी कॉस्ट 1,50 है हमारे पास। इनकॉर्पोरेशन रिलीफ का फॉर्मूला भी होता है भाई, इनकॉर्पोरेशन रिलीफ इजिकल गेन। आप इस गेन को मल्टीप्लाई कर दें मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स से, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, और डिवाइड कर दें टोटल कंसीडरेशन से। अगर तो बेटा 100% कंसीडरेशन शेयर्स की फॉर्म में है तो इनकॉर्पोरेशन रिलीफ गेन के बराबर होगा, लेकिन अगर 100% कंसीडरेशन शेयर्स की फॉर्म में नहीं है तो ऑब्वियसली इनकॉर्पोरेशन रिलीफ गेन से कम होगा। इनकॉर्पोरेशन रिलीफ का फॉर्मूला क्या है? गेन को आप मल्टीप्लाई कर दें मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर से, डिवाइड कर दें टोटल कंसीडरेशन से। एंड व्हाट डिड आई से? अगर 100% कंसीडरेशन शेयर्स की फॉर्म में है तो आपका इनकॉर्पोरेशन रिलीफ गेन के बराबर होगा, और अगर 100% कंसीडरेशन शेयर्स की फॉर्म में नहीं है तो आपका इनकॉर्पोरेशन रिलीफ गेन से कम होगा। अच्छा जी, आइए बेटा देखते हैं क्या कहानी है। पहले से देख, मिस्टर ए ट्रांसफर इज सोल ट्रेडर बिजनेस टू अ कंपनी। ये प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की मार्केट वैल्यू है, गुडविल की मार्केट वैल्यू है, अदर एसेट की मार्केट वैल्यू। टोटल बिजनेस की मार्केट वैल्यू 1,40,000 है। 100% होल ऑफ द कंसीडरेशन इज इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। अगर आपको बेटा सारी की सारी कंसीडरेशन शेयर्स की फॉर्म में मिली है तो इनकॉर्पोरेशन रिलीफ गेन के बराबर होगा। इनकॉर्पोरेशन रिलीफ किससे बराबर होगा? गेन के। यस, ओके। इनकॉर्पोरेशन रिलीफ विल बी इक्वल टू गेन। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट 75 है, गेन 25 है, गुडविल का गेन 25 है, नेट एसेट अदर नेट एसेट पे कोई गेन नहीं है। ओके, गेन 50 है जी, इनकॉर्पोरेशन रिलीफ भी 50 है। उसकी वजह ये आपको 100% कंसीडरेशन शेयर्स की फॉर्म में मिल रही है। मार्केट वैल्यू ऑफ द बिजनेस लिया आपने, इनकॉर्पोरेशन रिलीफ माइनस किया, बेस कॉस्ट आ गया। कंडीशंस फॉर द रिलीफ, ये पक्का याद होना चाहिए सर। इनकॉर्पोरेशन रिलीफ की कंडीशंस अक्सर P6 में आ जाती है। इनकॉर्पोरेशन रिलीफ की कंडीशंस अक्सर P6 में आ जाती है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। सर सारी की सारी कंडीशंस को क्या होना चाहिए? सेटिस्फाई होना चाहिए। द अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न, यानी कि गोइंग कंसर्न assumption वैलिड होनी चाहिए। All of the assets of the business other than cash are transferred to a company new or existing. The consideration received for the transfer of the business must be received wholly or partly in the form of shares. Where all these conditions are met, relief is automatic. So automatic आपको relief मिल जाएगा। इसे देखते हैं। Question 110. Mr. P transfer his business to a company in July 11. Gain हुआ था 24 का। The only
business asset transferred which was factory, the consideration comprised cash 25 और market value of shares 75. Compute gain and base cost of the shares. बेटा ये गेन आ गया, शेयर्स की मार्केट वैल्यू आ गई, नीचे टोटल कंसीडरेशन आ गई, इनकॉर्पोरेशन लीफ 18,000. यहां साफ देखा जा सकता है कि आपका इनकॉर्पोरेशन रिलीफ गेन से कम है. उसकी रीजन ये है कि आपको 100% कंसीडरेशन शेयर्स की फॉर्म में नहीं मिली, क्योंकि मुझे 100% कंसीडरेशन शेयर्स की फॉर्म में नहीं मिली, इसलिए मेरा इनकॉर्पोरेशन रिलीफ गेन से कम आ रहा. गेन 24, इनकॉर्पोरेशन लीफ 18, चार्जेबल गेन, एनुअल एग्जेम्प्ट अमाउंट. सर शेयर 75, इनकॉर्पोरेशन लीफ माइनस किया, बेस कॉस्ट आ गई. अच्छा जी, पार्शियल गेन ऑफ इनकॉर्पोरेशन लीफ इज नॉट अलाउड. हाउ टैक्स प्लानिंग कैन बी डन. सर टैक्स प्लानिंग तो उसी को हो सकती है जब आप 100% कंसीडरेशन शेयर्स की फॉर्म में ना लें. बेटा जब हम 100% कंसीडरेशन शेयर्स की फॉर्म में नहीं लेंगे, द बेनिफिट वुड बी हमारा इनकॉर्पोरेशन लीफ गेन से कम होगा. जब हमारा इनकॉर्पोरेशन लीफ गेन से कम होगा तो वन पॉसिबिलिटी हम अपनी एनुअल एग्जेम्पशन को इस्तेमाल कर सकते हैं. सेकंड पॉसिबिलिटी, अगर हमारे पास ब्रॉड फॉरवर्ड कोई कैपिटल लॉसेस है तो उनको भी यूटिलाइज कर लेंगे. रिपीट, इनकॉर्पोरेशन रिलीफ के केस में अगर हम 100% कंसीडरेशन शेयर्स की फॉर्म में नहीं लेते तो ऑब्वियसली हमारा इनकॉर्पोरेशन रिलीफ गेन से कम आ जाएगा. द बेनिफिट वुड बी, बेनिफिट क्या होगा, हम अपनी एनुअल एग्जेम्पशन को इस्तेमाल कर लेंगे, प्लस इन एडिशन टू दैट हम एनुअल एग्जेम्पशन को यूटिलाइज करने के अलावा अगर हमारे पास कोई ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉसेस है उसको भी यूटिलाइज कर लें. लाइक इससे देखिए क्वेश्चन 111 को देखते हैं. मिस्टर ए ट्रांसफर इज बिजनेस विद अ मार्केट वैल्यू 1 लाख, कॉस्ट 50,000, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है 7,400, होल अनयूज्ड एनुअल एग्जेम्पशन मौजूद है. He wants to use annual exemption, brought forward losses, compute the base cost of the shares. सर वो अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रहा है, बिजनेस की मार्केट वैल्यू 1 लाख है, कॉस्ट 50,000 है, तो गेन 50 का आएगा. एक्चुअली मिस्टर ए वांट्स टू नो कि मैं ऐसा क्या करूं, आसान वर्डिंग से मुझे कितनी कंसीडरेशन शेयर्स की फॉर्म में लेनी चाहिए कि जो मेरी एनुअल एग्जेम्पशन है 12,300 वो भी यूटिलाइज हो जाए और ब्रॉड फॉरवर्ड जो कैपिटल लॉसेस है मेरे पास 7,400 के वो भी यूटिलाइज हो जाए. तो मिस्टर ए को थोड़ी सी टैक्स प्लानिंग बताते हैं. आइएगा क्वेश्चन 111. Look at this incorporation relief. बेटा इनकॉर्पोरेशन रिलीफ बराबर होता है गेन मल्टीप्लाई करते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स और डिवाइड करते हैं टोटल कंसीडरेशन. इनकॉर्पोरेशन रिलीफ इज इक्वल टू गेन इनटू market value of shares divided by total consideration. Okay, हमें बस उसको ये बताना है यार एक्चुअली कितना इनकॉर्पोरेशन रिलीफ लें या कितना इनकॉर्पोरेशन रिलीफ आना चाहिए ताकि दो चीजें हम इस्तेमाल कर लें, हमारी एनुअल एग्जेम्पशन भी इस्तेमाल हो जाए, ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉसेस भी इस्तेमाल हो जाए. बताते हैं. आप लिखो डिस्पोजल प्रोसीड विच इज 1 लाख, कॉस्ट 50,000, गेन 50. हम एनुअल एग्जेम्प्ट अमाउंट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं 12,300, ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉसेस यूज करने हैं 7,400. अब जो आएगा दैट शुड बी चार्जेबल गेन.
50,000 में से इन दोनों को माइनस करो। ये आ रहा है 30,300। आप प्लीज सुनिएगा सर, लॉजिकली आपका इनकॉर्पोरेशन रिलीफ 30,300 के बराबर होना चाहिए। इनकॉर्पोरेशन रिलीफ किससे बराबर होना चाहिए? 30,300। ये लिखिए, मैंने इनकॉर्पोरेशन रिलीफ लिखा 30,300 इक्वल टू गेन। बेटा गेन आया था 50,000 इंटू मार्केट वैल्यू शेयर्स जो हमें नहीं पता, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स वी डोंट नो। बेटा टोटल कंसीडरेशन होगी 1 लाख, बिजनेस की मार्केट वैल्यू 1 लाख है, तो लॉजिकली 30,300 इज इक्वल टू ये 0.5 आ जाएगा। 50,000 को 1 लाख से डिवाइड करूंगा तो 0.5 आएगा इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। अब बेटा 30,300 को 0.5 से डिवाइड करें, यू विल गेट मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। हम्म 60,600। तो प्लीज सुन लें, अगर हमें मार्केट वैल्यू शेयर्स या कंसीडरेशन शेयर्स की फॉर्म में 60,600 मिले तो हमारे सारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे। अगर मार्केट वैल्यू शेयर 60,600 है बेटा, आप इसमें से इनकॉर्पोरेशन रिलीफ माइनस कर दें, यू विल हैव बेस कॉस्ट। बेस कॉस्ट ऑफ शेयर। अब हमें नहीं पता एग्जैक्टली हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स आर देयर, बस हमने सिर्फ बेस कॉस्ट बताना। हमें सिर्फ छोटी सी एक टैक्स प्लानिंग बतानी थी मिस्टर ए को कि एक्चुअली कितनी कंसीडरेशन आप शेयर्स की फॉर्म में लें कि आपके 2 ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएं, आपकी एनुअल एग्जेम्पशन वेस्ट नहीं होगी, और इन एडिशन टू दैट आप अपने ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉसेस को भी क्या कर पाएंगे? यूटिलाइज कर पाएंगे। दैट्स इट। इसमें वाकई ये दोनों ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाते हैं जी, अगर आप थोड़ा सा जहन पे जोर डालो। तो ज्यादा से तो वैसे ही मना करते हैं बच्चों को, सेहत का मामला में कहते हैं सेहत का ख्याल रखो भाई, सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि सेहत का ख्याल रखना जरूरी है। Let me change the water probability। अच्छा जी, बेस कॉस्ट ऑफ शेयर सारी 30,300। आए बेटा जरा आगे चलते हैं, इनकॉर्पोरेशन रिलीफ से आगे चलते हैं। अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट। अच्छा, एसोसिएटेड डिस्पोजल बेटा मैं आपको पढ़ा चुका, पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा आ गया, डबलिंग होगी, कोई मसला नहीं। एसोसिएटेड डिस्पोजल याद है, पढ़ा। आप एक पार्टनरशिप में पार्टनर हैं और आपने कोई एसेट उस पार्टनरशिप को दे रखा है। आज आप पार्टनरशिप में अपना पूरा शेयर बेच के जा रहे हैं और आपने पार्टनरशिप को कहा यार वो एसेट जो मैंने पार्टनरशिप को दे रखा है वो भी आप लोग खरीद लें, तो उसको एसोसिएटेड डिस्पोजल कहेंगे। अगर आपने उस एसेट के ऊपर कोई रेंट नहीं लिया तो एसोसिएटेड डिस्पोजल में 100% आपको बेटर बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ मिलेगा। और अगर आपने उस एसेट के अगेंस्ट कोई मार्केट वैल्यू रेंट का कोई प्रोपोर्शन एज कम्पेयर टू मार्केट वैल्यू लिया है तो फिर बेटर रिलीफ आपका कम हो जाएगा। ठीक है जी, अगर आपने फॉर एग्जांपल 30% रेंट चार्ज किया है एज कम्पेयर टू मार्केट वैल्यू तो गेन का 70% बेटर के लिए क्वालिफाई करेगा, 30% क्वालिफाई नहीं करेगा। तो एसोसिएटेड डिस्पोजल जी वी हैव स्टडीड ऑलरेडी।
अब बेटा एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, छोटा सा लीज प्रीमियम का। अच्छा रिलीफ हम खत्म हो गए, मुबारक हो आपको, नो मोर रिलीफ। क्या है सर, अब हमें रिलीफ मिला, चलें गुड। देखिए लीज प्रीमियम क्या है, हमने ना प्रॉपर्टी इनकम में एक चीज पढ़ी थी कि फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने शॉर्ट टर्म के ऊपर अपनी कोई प्रॉपर्टी लीज पे दी। अब मिस्टर ए ने अगर शॉर्ट टर्म के ऊपर अपनी प्रॉपर्टी, शॉर्ट टर्म लीज मतलब होता है लेस देन इक्वल टू 50 ईयर्स। अब अगर बेटा मिस्टर ए ने अपनी एक प्रॉपर्टी शॉर्ट टर्म लीज पे दी है, तो लॉजिकली हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि नॉर्मली क्या होता है कि जब हम अपनी प्रॉपर्टी लीज पे देते हैं तो हमें प्रीमियम मिलता है। अब अगर किसी ने हमसे 25 साल के लिए प्रॉपर्टी ली हमसे और हमें प्रीमियम भी पे किया, प्रीमियम के बारे में मैं और आप पढ़ चुके हैं, नॉन रिफंडेबल होता है, ओके। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यार किसी ने हमसे प्रॉपर्टी ली और हमें प्रीमियम दिया 25 साल के लिए, क्योंकि लीज टर्म 25 साल है, तो सर उसने तो प्रीमियम पे कर दिया। लेकिन बेटा इसमें एक और अच्छी बात पता है क्या होती है, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद वो शख्स जिसने बेसिकली हमसे प्रॉपर्टी 25 साल के लिए लीज पे ले रखी है और उसने हमें प्रीमियम पे किया है, लॉजिकली ना वो प्रीमियम वाले अमाउंट को आगे सेल भी कर सकता है, क्योंकि वो भी क्या करेगा, प्रॉपर्टी आगे सबलेट कर देगा और वो जो प्रीमियम है उसको टेक्निकली सेल करेगा किसी और को। अब टैक्स वालों की ना इस चीज के ऊपर भी नजर होती है, बोला यार ये क्या कर रहा है, बोला सर इसने ना एक दुनिया में मिस्टर एक्स नाम का कोई शख्स है, उसने एक प्रॉपर्टी ली थी और उस पर प्रीमियम पे किया था, आज बेसिकली प्रीमियम को आगे बेच रहा है। बोला ऐसा, बोला फिर एक काम करो बेटा, लीज प्रीमियम को अगर ये बेचेगा तो उस लीज प्रीमियम के ऊपर कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। अब लीज प्रीमियम पे किस तरह से कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो सीखना है हमने। उसका एक फॉर्मूला है, ये रहा, आपको एडजस्टेड कॉस्ट निकालनी पड़ेगी इफ यू आर सेलिंग द लीज प्रीमियम। एडजस्टेड कॉस्ट कैसे आएगी बेटा, हम कॉस्ट लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज रिमेनिंग ऑन डिस्पोजल, डिवाइड कर देंगे परसेंटेज ऑन रिमेनिंग ऑन एक्विजिशन डेट। अच्छा ये जो परसेंटेजेस हैं ये एग्जाम में गिवन होंगी, जो भी सेल प्रोसीड है उसमें से आपने एडजस्टेड कॉस्ट को माइनस कर देना है बस। एडजस्टेड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंटेज रिमेनिंग ऑन डिस्पोजल डेट और डिवाइड कर देते हैं परसेंटेज ऑन एक्विजिशन डेट, तो आपके पास बेटा एडजस्टेड कॉस्ट आ जाएगी। तो सेल प्रोसीड में से व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हम सेल प्रोसीड में से एडजस्टेड कॉस्ट को माइनस कर दें। रिपीट, अगर आप प्रीमियम लीज प्रीमियम को सेल करते हैं तो हम डिस्पोजल प्रोसीड में से एडजस्टेड कॉस्ट माइनस करेंगे। फॉर्मूला आपके सामने, क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं ताकि बात थोड़ी सी क्लियर देखिएगा। क्वेश्चन 112, Mr. A acquired 32-year lease in March 1990 for a premium of 50,000. Okay, he sold lease for 30,000 in March 12. Good. अब सुनिए, सर मिस्टर ए ने 32 years के लिए लीज ली थी 1990 के अंदर, 50,000 का प्रीमियम दिया था, ठीक है। अब बेटा 2012 में ये क्या कर रहा है, लीज को बेच रहा है। तो इन्होंने लीज पे लिया था, टाइम पीरियड था लीज का 32 इयर्स, और आज ये मार्च 2012 में बेच रहे हैं, यानी कि 22 साल गुजर चुके हैं। अब रिमेनिंग सिर्फ 10 साल है। सोचे 1990 से लेके मार्च 2012 तक 22 साल गुजर गए, 10 years are left। ये रिमेनिंग जो टाइम पीरियड है उसकी परसेंटेज है और ये एक्विजिशन के वक्त की परसेंटेज था। ओके, सिंपली आपने करना क्या, आप बेटा लिखो डीपी, डिस्पोजल प्रोसीड विच इज 30,000, इसमें से लेस कर दें कॉस्ट। वो कैसे आएगी, ओरिजिनली हमने 50,000 दिया था, परसेंटेज लेंगे रिमेनिंग फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजल
49.65 परसेंटेज की साइन इग्नोर कर लेंगे और परसेंटेज लेंगे एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन इट वाज 89.354। कैलकुलेटर यूज करें बेटा, लेट मी यूज द कैलकुलेटर एज वेल। 50,000 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 49.65 से डिवाइड कर दूं 89.354 से, व्हाट आई एम गेटिंग, आई विल गेट 27,783। तो आपके पास चार्जेबल गेन आ जाएगा 30,000 में से 27,780, चार्जेबल गेन आ जाएगा 2,217 का। तो चार्जेबल गेन आता है 2,270। ये तो मैं कह रहा हूं गुड हो गया। अच्छा तो ऐसे ही कुछ इसे देखें बेटा, क्वेश्चन 113 अल्हम्दुलिल्लाह। मिस्टर जे डिस्पोजल अ लीज ऑन January 7 फॉर 90,000। सर 90 में बेच रहे हैं, एक्सपायरी डेट है जी जून 2013। तो जनवरी में सेल कर रहे हैं और एक्सपायरी है जून 13। ओके लीज ओरिजिनली एक्वायर्ड की थी 1 जून 1987। क्या बात बेटा, लीज जो हमने ली थी 26 ईयर्स की। ओरिजिनली जो इस लीज को लिया गया डेट ऑफ एक्विजिशन से एक्सपायरी डेट तक जो टाइम पीरियड बनता है वो 26 साल बनता है। अच्छा जो रिमेनिंग टाइम पीरियड है उसको अगर मैं काउंट करने की कोशिश करूं, एक्सपायरी डेट है 1 जून 2013, हम डिस्पोज कर रहे हैं इसको 1 जनवरी 2007। ये तो 0, यहां 5 मंथ्स आता है और यहां 6 इयर्स आता है, am I right? तो लॉजिकली जो रिमेनिंग टाइम पीरियड है बेटा वो 6 इयर्स एंड 5 मंथ्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें तो फॉर्मूले में एक परसेंटेज आई होती है रिमेनिंग परसेंटेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजल टिल एक्सपायरी। अब जो डेट ऑफ डिस्पोजल से एक्सपायरी तक का टाइम है वो 6 इयर्स एंड 5 मंथ्स है। आप 6 ईयर एंड 5 मंथ्स की परसेंटेज कैसे निकालेंगे? देखें 6 ईयर की परसेंटेज तो गिवन है 13.661 और 7 ईयर की भी परसेंटेज गिवन है 14.885। तो बड़ा 6 साल की पता है, 7 साल की पता है, वहां से हम बड़े आराम से 5 मंथ्स की परसेंटेज उठा लेंगे। तो 1113 प्लीज देखिएगा, अगर मैं डिस्पोजल प्रोसीड लूं तो 90,000 सारा इशू कॉस्ट का आएगा। सो ओरिजिनली इसकी कॉस्ट है 65,000, मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज कैसे आएगी 6 इयर्स एंड 5 मंथ्स की? बेटा 6 ईयर की परसेंटेज है 13.661, 5 मंथ्स कैसे निकालेंगे देखिएगा। अगर मैं 14.885 में से माइनस कर दूं 13.661 को 12 से डिवाइड कर दूं तो ये पर मंथ आ जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 5 महीने। देखिए 6 ईयर की परसेंटेज है 13.661, 7 ईयर की परसेंटेज है 14.885, 14.885 में से आप 13.661 माइनस करें 12 से डिवाइड करें तो पर मंथ का चेंज आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 महीनों का चेंज आ जाएगा, 48.116 से डिवाइड कर दें तो 90 यहां लिख देते हैं। जो भी आंसर आएगा भाई उसे माइनस कीजिएगा, आपके पास चार्जेबल गेन आ जाएगा। यहाँ देखिए ये मैंने थोड़ी सी हमने की हुई, याद रखिएगा ये बेसिकली परसेंटेज है, ये 14 पॉइंट गलत लिखा हुआ है यहाँ पर,
885 में से 13.661 को माइनस करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, इनटू 5। ये जो भी आएगा इसमें ऐड होगा 13.661। फिर इस पूरे को आप 48.116 से डिवाइड करेंगे, तो फिर इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 65 से, कॉस्ट आ गई। चेक कर लें कैलकुलेटर, लेट मी यूज। अगर मैं 14.885 में से माइनस करूं 13.661, उसको मैंने 12 से डिवाइड किया, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास आता है 0.51, इस पूरे का आंसर। तो अगर मैं 13.661 में 0.51 ऐड कर दूं, 48.116 से डिवाइड कर दूं, अब इसको 65 से मल्टीप्लाई कर दूं, वो कॉस्ट आ जाएगी जो 19,281 नजर आ रही है। देखते हैं। जब आप 13.661 में बेटा 0.51 ऐड करेंगे तो आपके पास 14.171 आएगा। इसे डिवाइड करें 48.116 से, फिर मल्टीप्लाई कर दें 65,000 से, तो बेटा 19,000, थोड़ा सा चेंज आ रहा है राउंडिंग ऑफ की वजह से। जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो 19,144 आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ राउंडिंग ऑफ। अदरवाइज वही आंसर आ जाता है जो यहाँ पे गिवन है। तो ये सिर्फ राउंडिंग ऑफ की वजह से मेरे पास आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, बाकी कोई इशू नहीं। लेकिन आपको एटलीस्ट ये डील करना आना चाहिए कि 6 years and 5 months की परसेंटेज कैसे आएगी। 6 year की परसेंटेज आपने एज इट इज लिखी, फिर हमने 7 year की परसेंटेज में से 6 year को माइनस किया, 12 से डिवाइड करेंगे तो आपको पर मंथ का चेंज आ जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि रिमेनिंग मंथ्स टिल एक्सपायरी से मल्टीप्लाई कर दें। जी मेरे हाथ से मुझे इसमें आंसर निकालना नहीं सिखाना था आपको, मुझे इसमें आपको ये बताना था कि किस तरह से परसेंटेज के साथ डील करना था। अच्छा, अब आइएगा बेटा थोड़ी सी डिस्कशन कैपिटल लॉसेस पे। देखते हैं व्हाट इज दैट डिस्कशन। कैपिटल लॉसेस। If a person has current year loss, then it will automatically set off with the current year gain. No partial claim is allowed for current year losses. Annual exemption may be wasted. करंट ईयर में अगर आपके पास बेटा कैपिटल लॉस और करंट ईयर में आपके पास कैपिटल गेन है, करंट ईयर के लॉसेस ऑटोमेटिकली करंट ईयर गेन से सेट ऑफ होते हैं, फुली सेट ऑफ होते हैं। फुली सेट ऑफ होने का मतलब ये होता है या तो आपका लॉस खत्म या गेन खत्म। और फुली सेट ऑफ करते हुए अगर एनुअल एग्जेम्पशन वेस्ट होती है तो वेस्ट होने दें। रिपीट, सो कैपिटल लॉसेस में व्हाट इज हैपनिंग, करंट ईयर में अगर आपके पास कैपिटल लॉसेस हैं तो बेटा वो करंट ईयर के गेन में से ऑटोमेटिकली सेट ऑफ होंगे, फुल अमाउंट सेट ऑफ होगा। एनुअल एग्जेम्पशन वेस्ट होती है तो वेस्ट होने दें। पॉइंट नंबर 2, if any loss is remaining it will be carry forward only and set off against future capital gain. अगर करंट ईयर के कैपिटल लॉस को माइनस करने के बाद कोई लॉस बच गया उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सर कैरी फॉरवर्ड तो करेंगे लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के कैपिटल गेन में से माइनस करेंगे। फॉर नेक्स्ट ईयर इट विल बी ट्रीटेड एज ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस एंड ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस शुड बी यूज्ड इन सच अ वे नॉट टू वेस्ट एनुअल एग्जेम्पशन। अब वो सच अ वे ये होता है, प्लीज सुन लें, ब्रॉट फॉरवर्ड कैपिटल लॉसेस आर यूज्ड आफ्टर डिडक्टिंग एनुअल एग्जेम्पशन। रिपीट, brought forward capital losses are used, या brought forward capital losses are set off after utilizing annual exemption. पहले आप annual exemption को माइनस करेंगे, बाद में brought forward capital losses को माइनस करेंगे। रिपीट कर रहा हूं, brought forward losses को, brought forward capital losses को हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि annual exemption वेस्ट ना हो। उसका एक ही तरीका है, आप पहले एनुअल एग्जेम्पशन को माइनस करें। आप पहले किसको माइनस करें? एनुअल एग्जेम्पशन को। फिर उसके बाद ब्रॉट फॉरवर्ड कैपिटल लॉस को माइनस करें।
अच्छा, ये कैपिटल लॉसेस इन द ईयर ऑफ डेथ कैन बी कैरीड बैक टिल 3 years. पार्शियल क्लेम इज अलाउड. सो पार्शियल क्लेम का मतलब ये कि जब हम 3 साल कैरी बैक करेंगे तो पहले एनुअल एग्जेम्पशन माइनस करेंगे, बाद में हम कैपिटल लॉस माइनस करेंगे. अच्छा, जहन में बाद बच्चों के सवाल भी आता है कि सर कैपिटल लॉसेस इन द ईयर ऑफ डेथ आप कह रहे हो 3 साल कैरी बैक हो सकते हैं और लाइफ ऑफ बेसिस पे हम उसको यूटिलाइज करेंगे. तो एक गहरी सोच वाला बच्चा ये कहता है कि सर हमने तो पढ़ा था जब हम डेट ऑफ डिस्पोजल पढ़ रहे थे जिसमें नॉर्मल था, कंडीशनल था और डेथ था. तो एक बच्चा कहता है कि सर जब डेट ऑफ डिस्पोजल पढ़ा था तो उसमें तो बड़ा कैटेगोरिकली हमने ये चीज पढ़ी थी कि डेथ के ऊपर सीजीटी एग्जेम्प्ट होता है. तो जब डेथ पे सीजीटी एग्जेम्प्ट है तो व्हाट आर यू राइटिंग ओवर हियर? इसका जवाब सुनिएगा. सर डेथ पे सीजीटी एग्जेम्प्ट है, लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि टैक्स ईयर 2021 में शुरू के 7 months में मिस्टर एक्स जब जिंदा था तब उसके पास एक कैपिटल लॉस था 60,000 पाउंड का. मतलब इन फर्स्ट 7 months of tax year 2021 Mr. X was alive. When he was alive, at that time he had a loss of 60,000. हम उस कैपिटल लॉस की बात करें तो जिस टैक्स ईयर में मिस्टर एक्स की डेथ हुई है, डेथ से पहले उस ईयर के अंदर उसने एसेट को अगर बेचा और किसी भी एसेट में उसके पास कैपिटल लॉस मौजूद है, उस कैपिटल लॉस को बेसिकली 3 साल तक कैरी बैक कर सकते हैं और लाइफ ऑफ बेसिस में से उसे यूटिलाइज करेंगे. और इस तरह से यूटिलाइज किया जाता है डेथ ईयर वाले कैपिटल लॉस को कि प्रीवियस ईयर की एनुअल एग्जेम्पशन वेस्ट ना हो. क्या मतलब? पॉइंट नंबर 3 अगर मैं आपको एक मिनट के लिए बता दूं, कैपिटल लॉसेस in the year of death. Capital losses in the year of death. So capital losses की बात करनी है in the year of death. देखें क्या होगा. मिसाल के तौर पर अगर 2021 में डेथ होगी, 3 साल कैरी बैक करेंगे, 19, 20, 18, 19 और 17. अगर 20-21 में डेथ होती है तो हम उसको क्या कर सकते हैं? कैपिटल लॉस को 3 साल कैरी बैक करें. अज्यूमिंग यहां पे कोई चार्जेबल गेन मौजूद है. लेट्स से यहाँ चार्जेबल गेन 40 का है, यहाँ चार्जेबल गेन 20 का है, यहाँ चार्जेबल गेन 15 का है, और 20-21 में लेट्स से इसके पास कैपिटल लॉस है 80,000 का. दैट इज कैपिटल लॉस. अब हम इसको कैरी बैक करेंगे 3 टैक्स ईयर्स और लाइफ ऑफ बेसिस पे यूटिलाइज करेंगे. लेकिन लाइफ ऑफ बेसिस पे इस तरह से यूटिलाइज करना है कि एनुअल एग्जेम्पशन वेस्ट ना हो. तो उसका तरीका ये, पहले आप एनुअल एग्जेम्प्ट अमाउंट माइनस करें 12,300. अब बाद बच्चों के ध्यान में ये सवाल आता है कि सर प्रीवियस टैक्स ईयर के अंदर तो एनुअल एग्जेम्पशन चेंज होगी. एक्चुअली जब आप फाइनेंस एक्ट 2020 को सॉल्व कर रहे हैं तो हमेशा ये अज्यूम किया जाता है फाइनेंस एक्ट 2020 सॉल्व करते हुए कि प्रीवियस ईयर्स के अंदर टैक्स के रेट्स और एनुअल एग्जेम्पशंस वही हैं जो फाइनेंस एक्ट 2020 में. वरना तो अदाब बन जाएगा सर, हर साल की चीजें याद करना पड़ जाएंगे. 40 में से 12,300 माइनस किया 2776. 20,000 में से 12,300 माइनस किया सर 15,000 में से माइनस किया. ये जो कैरी बैक 3 टैक्स ईयर हमने किया, लाइफो का मतलब ये बेटा यहां से पहले माइनस करेंगे लीफो, फिर यहां से, फिर यहां से. अब एक बच्चा यूं भी सोच सकता है कि सर प्रीवियस ईयर में तो हम टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके होंगे, आपको रिफंड मिल जाएगा. अब सवाल ये पैदा होता है कि सर लॉस 80 का है, यूटिलाइज तो पूरा हुआ ही नहीं. देखिए 80 में से कितना यूज हुआ? 80 में से 2700 इस्तेमाल हुआ, 7,700 इस्तेमाल हुआ और 27,700 इस्तेमाल हुआ.
चेक करते हैं कितना कैपिटल लॉस बाकी है। 80 में से 2700 इस्तेमाल हो चुका है, 7700 इस्तेमाल हो चुका है, 27700 इस्तेमाल हो चुका है, स्टिल 41900 इज लेफ्ट। ये जो कैपिटल लॉस बच गया ना, दिस कैपिटल लॉस विल बी लॉस्ट। क्यों? तो बंदा मर गया, दुनिया से चला गया, अल्लाह माफ करे। 3 साल कैरी बैक कर सकते थे, वो कर लिया, अब क्या करें भाई, कैरी फॉरवर्ड तो कर नहीं सकते। तो उसको बताएंगे जी कैपिटल लॉस ऑफ 41,900 is lost। बेटा ये लॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कैरी फॉरवर्ड तो कर नहीं सकता। अच्छा बेटा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक और छोटा सा पॉइंट गिफ्ट रिलीफ को लेके बताना है, फिर आएगा आखिरी टॉपिक चैटल्स का। छोटा है वो टॉपिक, ज्यादा बड़ा नहीं, टेंशन ना लगा। सर आप कब से ही बोल रहे, कोई बात नहीं, मान सकते। अब P6 है ना सर, थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा ना यार। अब देखिए गिफ्ट रिलीफ को लेके एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट कह लें, वो क्या है, अगर कभी, लेट मी फर्स्ट राइट अ फॉर्मूला, फिर मैं समझाता हूं कि गिफ्ट रिलीफ का चक्कर क्या है। गिफ्ट रिलीफ इज इक्वल टू गेन, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं CBA से और डिवाइड करते हैं CA से। सो गिफ्ट रिलीफ बराबर है गेन इनटू CBA अपॉन CA। सर जी ये क्या है बताता हूं, व्हाट इज CA? C एक चार्जेबल एसिड, C एक है चार्जेबल एसिड। चार्जेबल एसिड एक ऐसे एसिड को कहते हैं जिसके बेचने पे कैपिटल गेन है या कैपिटल लॉस है। रिपीट, चार्जेबल एसिड हर वो एसिड होता है जिसके बेचने में गेन या लॉस है। CBA ये बेटा चार्जेबल बिजनेस एसिड होता है। CBA किसको कहते हैं? चार्जेबल बिजनेस एसिड। सर चार्जेबल बिजनेस एसिड का मतलब ये कि इस एसिड को बेचने में गेन या लॉस तो आता है, लेकिन उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये, वो एसिड बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा होता है। लाइक आपके बिजनेस की बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, दे आर योर चार्जेबल बिजनेस एसिड, बट योर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज ए चार्जेबल एसिड, इट इज नॉट ए चार्जेबल बिजनेस एसिड। चार्जेबल बिजनेस एसिड एक ऐसा एसिड है जो बिजनेस में यूटिलाइज भी होता है। अब सुनिएगा बहुत अच्छे से, हर चार्जेबल बिजनेस एसिड एक चार्जेबल एसिड होता है, हर CBA एक CA होता है, लेकिन हर CA CBA नहीं होता। क्या बात है? हर चार्जेबल बिजनेस एसिड एक चार्जेबल एसिड होता है, लेकिन हर चार्जेबल एसिड एक CBA नहीं होता। रिपीट करो अपनी बात। हर चार्जेबल बिजनेस एसिड एक चार्जेबल एसिड है, लेकिन हर चार्जेबल एसिड CBA नहीं है। एग्जाम्पल, जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, वो थोड़े से खिसके हुए होते हैं। जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं वो थोड़े से खिसके हुए होते हैं। इसका कतन ये मतलब नहीं है कि हर खिसका हुआ बहुत पढ़ा लिखा होता है। अब समझ में आया? अब आया समझ में? तो बेटा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गया, किसी कंपनी के शेयर्स में आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, वो आपके चार्जेबल एसिड है। ठीक है, लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं तो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स चार्जेबल बिजनेस एसिड होता है। खैर वापस आ जाते हैं। सवाल ये कैसे CBA अपॉन CA वाला फॉर्मूला गिफ्ट रिलीफ में यूटिलाइज कब होगा? जवाब सुनिएगा। एक ऐसा सवाल जिसमें आपका एग्जामिनर आपको कहे
कि जी अब्बा जी के पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं और वो सन को या डॉटर को गिफ्ट कर रहे हैं, और जिस कंपनी के शेयर्स हैं उस कंपनी के तमाम एसेट्स की इंफॉर्मेशन आपको एग्जामिनर दे दे। अगर एग्जामिनर उस कंपनी के तमाम एसेट्स की इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है तो फिर आपको बेटा ये गिफ्ट रिलीफ का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। रिपीट, अब्बा जी अगर अपने साहबजादे को या साहबजादी को एक कंपनी के शेयर्स गिफ्ट कर रहे हैं और जिस कंपनी के शेयर्स गिफ्ट किए जा रहे हैं उस कंपनी के तमाम एसेट्स की एग्जामिनर मार्केट वैल्यू आपको दे रहा है, ऐसी सिचुएशन में गिफ्ट रिलीफ का ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो याद रखना होगा, देखिएगा। चाहिए क्वेश्चन 114। इसके बाद आखिरी टॉपिक है चैटल्स। नजर भी आ रहा है, हाँ यार सर नजर आ गया, चले अल्हम्दुलिल्लाह। मिस्टर वाई गिफ्टेड शेयर्स ऑफ अ कोटेड कंपनी, मार्केट वैल्यू जी 2,44,000 to his son. He purchased for 122. Later son disposed of 346 में बेच दिया। अब गेन लॉस निकालना। अब देखिए एग्जामिनर ना आपको उस कंपनी का प्लांट बता रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग बता रहा है, मोटर व्हीकल बता रहा है, ये तो एग्जाम होता है, करंट एसेट भी एग्जाम होता है, गुडविल बता रहा है, लैंड रेंटेड टू थर्ड पार्टी, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, शेयर्स इन अदर कंपनीज, शेयर्स इन अदर कंपनीज रखे हुए उस ऑर्गेनाइजेशन ने जिसके शेयर्स हम गिफ्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक किस्म का चार्जेबल एसेट है। ओके सुनिएगा, मिस्टर वाई एक कोटेड कंपनी के शेयर्स गिफ्ट कर रहे हैं अपने सन को, कॉस्ट गिवन है, मार्केट वैल्यू में से कॉस्ट माइनस करेंगे गेन आ जाएगा। लेकिन आज हमें गिफ्ट रिलीफ के लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा CBA अपॉन CA। लेकिन बेटा ये जो लिखा हुआ है ना CBA एग्जाम्ड एग्जाम्ड CBA CA, ये एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आएगा मार सकते, ये आपको खुद पता होना चाहिए। तो सिंपली यार आसान कर लेते हैं, जिस कंपनी के शेयर्स गिफ्ट किए जा रहे हैं अगर उस कंपनी के एसेट की एग्जामिनर आपको मार्केट वैल्यूज बता देता है, मतलब उस कंपनी के एसेट्स की इंफॉर्मेशन दे देता है एग्जामिनर, तो आपको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आपको बस इतना पता होना चाहिए जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो CA होते हैं, वो CBA नहीं होते। लाइक किसी कंपनी के शेयर्स में एक कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है तो CA है, इट्स नॉट अ CBA। आपने थर्ड पार्टी को लैंड दे दिया रेंट के ऊपर तो CBA नहीं है। तो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन 114। मिस्टर वाई के लिए बेटा मार्केट वैल्यू ले लेंगे सेल प्रोसीड्स 244, कॉस्ट 122, गेन भी 122। बेटा गिफ्ट रिलीफ करा अच्छे से कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपने 122 का गेन लिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे CBA से। सो CBA हमारे पास 1 लाख है प्लस 78,000 है प्लस 1,000 179। CBA चेक कर लीजिए, 1 लाख है, लैंड एंड बिल्डिंग 78 है और गुडविल 1000। CBA CA में आता ही है, हर CBA एक CA होता है। तो 179 में आप चार्जेबल एसेट ऐड कर दें। चार्जेबल है हमारे पास जो हमने लैंड थर्ड पार्टी को दे रखा है और शेयर्स 190। तो ये लीजिए, हाउ डिड आई गेट 190? सर 179 के अंदर 2 CA है, बस ऐड कर दें, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं हर CBA एक CA होता है। तो 122 को मल्टीप्लाई करें 179 से, डिवाइड करें 190 से, गिफ्ट रिलीफ 114937। हम्म 7063 का चार्जेबल गेन, बेटा सन के लिए बेस कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, बेस कॉस्ट फॉर सन
मार्केट वैल्यू शेयर्स ले लूँ, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, तो शेयर्स की मार्केट वैल्यू है 244, गिफ्ट लीफ माइनस कर दें, that is 114937. So 244 में से बेस कॉस्ट माइनस करें 114937, 1,29,063 बेस कॉस्ट आ गई। डिस्पोजल प्रोसीड से सर ने कितने में बेचा? डिस्पोजल प्रोसीड जो सन ने बेचा है 346, बेस कॉस्ट 129,063 माइनस कर दें, चार्जेबल गेन आ जाएगा 216,937। That's it जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ओनली द लास्ट टॉपिक इज लेफ्ट, कैपिटल गेन को लेके चैटल्स एंड वेस्टिंग चैटल्स, देन इंशाल्लाह टैक्स रिड्यूसर का छोटा सा टॉपिक एंड इंशाल्लाह। सो थैंक यू वेरी मच जी फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। सो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम बेसिकली चैटल्स को खत्म करते हुए एक किट का सवाल करेंगे, देन इंशाल्लाह टैक्स रिड्यूसर। तो अस्सलाम वालेकुम।